हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। कोडिंग की दुनिया में आप सब लोगों का स्वागत है। कोडिंग की दुनिया में हम यहाँ पे जावा कोर्स कर रहे हैं और जावा कोर्स के अंदर ये हमारा 9th वीडियो है। पिछले 8 वीडियो में हमने 8 अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करी है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने सारे टॉपिक्स को समराइज कर रखा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जावा के यूनिवर्स को समझा था और वहाँ पे हमने कोड लिखने की दुनिया के बारे में एक ओवरव्यू लिया था। हमने डाटा को तो कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कर दिया था, लेकिन डाटा को रिप्रेजेंट करने के बाद प्रोग्राम में हमें कोड लिखना पड़ता है। कोड लिखने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो से हम कोड लिखने की दुनिया की शुरुआत कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम क्या होते हैं, हमें नंबर सिस्टम की ज़रूरत क्यों है और नंबर सिस्टम का कंप्यूटर से क्या लेना देना है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे नंबर सिस्टम के आइडिया को समझना है कि नंबर सिस्टम का आइडिया कहाँ से आया। एक कहानी के थ्रू समझते हैं। किसकी कहानी? हम इंसानों की कहानी। कहानी के साथ बने रहिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी बिल्कुल पसंद आने वाली है। हम इंसान पिछले 3 लाख सालों से इस प्लेनेट पर रह रहे हैं। पृथ्वी, जिसे हम अपना घर कहते हैं, एक बहुत ही यूनिक प्लेनेट है। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसा कोई दूसरा ग्रह एग्जिस्ट नहीं करता। पृथ्वी जीवन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। सूरज से हमारी दूरी बिल्कुल सही है। अगर हम ज़्यादा पास होते तो सारे लोग जल के मर जाते और अगर ज़्यादा दूर होते तो सारे लोग फ्रीज हो जाते। इस डिस्टेंस को एस्ट्रोफिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं हैबिटेबल जोन। हैबिटेबल मतलब कि जहाँ पे जीवन हो सके। जीवन के लिए पानी का लिक्विड फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ज़्यादा दूर होते तो पानी वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, आइस के फॉर्म में होता। और अगर हम ज़्यादा पास होते जैसे कि मरकरी या फिर वीनस, तो वहाँ पे पानी एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे पानी भाप बन के उड़ गया। नासा या फिर बाकी स्पेस एजेंसीज हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती है पृथ्वी जैसा कोई दूसरा ग्रह ढूंढने के लिए, पर हमें आज तक पृथ्वी जैसा कोई दूसरा ग्रह नहीं मिला। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्टार एग्जिस्ट नहीं करता जो हमारे सूरज जैसा हो और जिसके हैबिटेबल जोन में पृथ्वी जैसा कोई ग्रह हो। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई प्लैनेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके साथ साथ हम इंसान बहुत ही कमाल की चीज़ हैं। देखने में तो हम इस नेचर में बहुत ही छोटी मोटी स्पीशीज़ हैं। हाइट और वेट के हिसाब से इस दुनिया में बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो हमसे कहीं आगे हैं। हाथी, घोड़ा, शेर, ये हमसे बहुत आगे है। चीता, जिसे हम दुनिया का सबसे तेज जानवर मानते हैं, एक गाड़ी से भी तेज भागता है। लेकिन इस दुनिया में कोई भी ऐसी कोई दूसरी स्पीशीज़ नहीं है जो हमारे जितनी सक्सेसफुल है। हमारे अंदर एक बहुत ही यूनिक कला होती है कल्पना करने की। तो नंबर सिस्टम के आइडिया को समझने के लिए आप भी यहाँ पे कल्पना कीजिए। आज से हज़ारों साल पहले जब कुछ भी नहीं था, उस टाइम पे कोई मशीन एग्जिस्ट नहीं करती थी, कोई भी कंप्यूटर नहीं था, ना फिर कुछ और। वहाँ पे भी हमें एक चीज़ की ज़रूरत हमेशा पड़ती थी और वो है काउंटिंग करने की। काउंटिंग करने का मतलब यहाँ पे ये है गिनती करना। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरे पास कितनी बकरी है, मेरे पड़ोसी के पास कितनी बकरी है। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब काउंटिंग करने में आते हैं। जब तक आप चीज़ों की काउंटिंग नहीं कर पाओगे तब तक आप उसको क्वान्टिफाई नहीं कर सकते। केला कितना खरीद के लेके आना है बाज़ार से? 1 किलो। 1 किलो इज़ ए काउंटिंग। आपके दोस्त ने आपसे कितने पैसे उधार ले रखे हैं? 1000 रुपये। 1000 इज़ ए नंबर जो हमने काउंट करके निकाला है। स्टार्टिंग में हमारे पास कोई भी नंबर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था, तो हम वहाँ पे यूनरी सिस्टम को यूज़ करके काउंटिंग करते थे। वैसे तो उस टाइम पे जो लोग उस सिस्टम को यूज़ करते थे उनको खुद नहीं पता था कि ये एक यूनरी सिस्टम है। उस टाइम के बाद जो भी इंसान आए हैं उन्होंने उस सिस्टम का नाम यूनरी सिस्टम रख दिया। अब यूनरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? यूनरी सिस्टम का सिंपल सा मतलब है कि जितनी चीज़ें हैं आप उतनी लाइनें ड्रॉ कर दो। जैसे कि मेरे हाथों में यहाँ पे 10 फिंगर्स हैं, तो 10 फिंगर्स को यूज़ करके मैं 10 चीज़ों की गिनती कर सकता हूँ। इसको वापस से एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो कि आपको आपके पड़ोसी को 5 बकरियां उधार देनी है। तो आपका पड़ोसी आपके पास आएगा और बोलेगा कि गिव मी सम गोट्स। आपने क्या किया? ठीक है, मेरे पास 5 बकरियां हैं। आपने वहाँ पे 5 लाइनें ड्रॉ कर दी और इसके बाद वो आपसे बकरी लेके चला गया। शाम को वो आपके पास फिर से आता है और बोलता है ये लो आपकी बकरी वापस। तो जितनी आपने वहाँ पे लाइनें ड्रॉ करी थी, आप एक एक लाइन को काटते जाओगे और इस तरीके से आप एक एज्यूम कर सकते हो कि जो आपने सुबह नंबर निकाला था वही नंबर आपको वापस शाम को मिला है जब उसने आपको चीज़ें वापस करी हैं। यहाँ पे मैंने बकरी का एग्जाम्पल लिया है, बट
आप यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। काउंटिंग इसी तरीके से की जाती थी, जितना नंबर होता था आप उतनी लाइनें ड्रॉ कर देते थे और उसके हिसाब से नंबर्स को काउंट किया जाता था, चीज़ों को काउंट किया जाता था। बहुत सालों तक ये सिस्टम यूज़ में था और एकदम मस्त चल रहा था, लेकिन समय के साथ साथ इस सिस्टम के अंदर दिक्कत आने लग गई। सबसे पहले दिक्कत को समझते हैं और उसके बाद उस दिक्कत का क्या सोल्यूशन किया गया उसको समझते हैं। समय की शुरुआत से हम इंसान इस ग्रह पे हंटर गैदरर्स की तरह रहते थे। हंटर गैदरर्स के छोटे छोटे कबीले होते थे और एक कबीले के अंदर मुश्किल से 50 या 100 आदमी ही रहते थे, ठीक है। लेकिन 10,000 साल पहले इंसान ने खेती करना शुरू किया। गेहूँ चावल सबसे पहले 10,000 साल पहले उगाए गए थे। उससे पहले ये सब चीज़ें नेचर में एवं ही एग्जिस्ट करती थी और हम उनको तोड़ के खा लेते थे। लेकिन किसी एक समझदार व्यक्ति को एक आइडिया आया कि बीज को ज़मीन में बोने के बाद उसके अंदर से पेड़ उग जाता है और उसको हम आर्टिफिशियल फार्मिंग की तरह देखते हैं। फार्मिंग के इन्वेंशन होने के बाद हम इंसानों की किस्मत ही बदल गई। कैसे? हम इंसान जो पहले कबीले की तरह रहते थे, अब वो एक समाज की तरह रहने लग गया। पहले जो 50-100 लोगों का कबीला होता था, अब वहाँ पे बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती थी और वहाँ पे हज़ारों लाखों लोग एक साथ एक समाज की तरह रहते थे। सब लोग मिल बांट के एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके रहते थे, ठीक है। जब इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं तो हमें बड़े नंबर्स को काउंट करना पड़ता है। यूनरी सिस्टम में एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम है, इसको यूज़ करके आप बड़े नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते। एकदम सिंपल सी बात है। कल्पना करो, आप अपने दोस्त से कुछ उधार लेने गए जिसकी गिनती है हज़ारों में। आपने उसको बोला मुझे दे दे, वो बोलता है रुक भाई, पहले मैं लाइनें ड्रॉ कर देता हूँ उसके बाद देता हूँ। तो आप उसको क्या बोलोगे? ठीक है भाई, तू पहले लाइनें बना ले, मैं कल आता हूँ। आप खुद सोचो कि यार 1000 लाइनों को 5000 लाइनों को बनाने में कितना टाइम लगेगा और दिस इज़ नॉट एट ऑल प्रैक्टिकली फिजिबल। छोटे नंबर्स के लिए तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन बड़े नंबर्स के लिए यूनरी सिस्टम काम नहीं करता। तो यूनरी सिस्टम के अंदर ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। अब इसको कैसे सॉल्व किया गया? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आया डेसिमल नंबर सिस्टम। वो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। एंशिएंट टाइम में 5 बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती थी: ग्रीक, रोमन्स, चाइनीज़, इंडियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन। वैसे तो हमें ठीक ठाक पता नहीं है कि डेसिमल नंबर सिस्टम का इन्वेंशन कब हुआ था, एग्जैक्ट डेट तो हम उसको बता नहीं सकते, लेकिन जो हमें फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलता है उसके हिसाब से हमें डेसिमल नंबर सिस्टम को आज से 5000 साल पहले तक देखा गया है। मतलब कि 3000 BC के अराउंड ऐसे रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं जो ये बताते हैं कि 3000 BC में डेसिमल नंबर सिस्टम को अलग अलग सिविलाइजेशंस में अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता था। इंडिया में आपको पता होगा, आर्यभट्टा जो थे वो बहुत ही ज्ञानी आदमी थे। उन्होंने ही ज़ीरो का आविष्कार किया था और आर्यभट्टा के ज़माने में डेसिमल नंबर सिस्टम इंडिया में अलग तरीके से यूज़ होता था। उसी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाकी सिविलाइजेशंस ने भी अडॉप्ट किया। आप यहाँ पे कल्पना करने की कोशिश करो, हम इंसान पिछले 3 लाख सालों से इस प्लैनेट पे हैं, ठीक है, और डेसिमल नंबर सिस्टम का इन्वेंशन लगभग आज से 5000 साल पहले हुआ है, 3000 BC के आसपास। तो 5000 साल 3 लाख सालों की हिस्ट्री में हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 10 सिंबल्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, और उन सिंबल्स को यूज़ करके हम दुनिया में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक सवाल आना चाहिए कि 10 सिंबल्स ही क्यों, 10 से ज़्यादा क्यों नहीं? तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि पहले हम फिंगर्स को यूज़ करके काउंटिंग करते थे तो हमारे पास 10 फिंगर्स होती थी, इसीलिए हमने वहाँ पे 10 सिंबल्स को माना, मतलब 10 सिंबल्स को हमने डिसाइड किया और इसीलिए उसका नाम पड़ता है डेसिमल नंबर सिस्टम। 10 सिंबल्स को यूज़ करके आप 10 तक की तो काउंटिंग कर सकते हो, मतलब 9 तक की तो काउंटिंग आप कर सकते हो, बट उससे आगे की काउंटिंग करने के लिए आपको एक नया लॉजिक की ज़रूरत है और इस लॉजिक को बोलते हैं पावर ऑफ 10, या फिर अगर मैं मैथमेटिकली फॉर्मली डिफाइन करूँ तो डेसिमल प्लेस सिस्टम। डेसिमल प्लेस सिस्टम का सिंपल सा मतलब ये है कि एक नंबर जिस जगह पे आता है उसको 10 की पावर से मल्टीप्लाई किया जाता है फाइनल नंबर की वैल्यू निकालने के लिए। इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है 345। अब क्योंकि हम सब लोग पढ़े लिखे हैं तो हम इसको 345 कह सकते हैं, बट एक्चुअल में ये 345 कैसे निकल के आया? आप सब लोगों ने स्कूल में मैथ्स तो बिल्कुल पढ़ी होगी, 4वीं 5वीं क्लास की मैथ्स बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे जो 5 है वो
1s प्लेस पे है, जो 4 है वो 10s प्लेस पे है और जो 3 है वो 100 प्लेस पे है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको जरा थोड़ा सा फॉर्मली समझते हैं। 5 को मैं 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 को मैं 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और 3 को मैं 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैं इस तरीके से इन सब चीजों को मल्टीप्लाई करके आपस में एडिशन करता हूं तो मेरे पास जो फाइनल नंबर निकल के आता है वो है 345 और इसको एक्चुअल में बोलते हैं डेसिमल प्लेस सिस्टम या फिर डेसिमल नंबर सिस्टम। इस लॉजिक से आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, कितने भी बड़े नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आपको वहाँ पे 5000 नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 5000 लाइनें खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आगे बढ़ने से पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम को थोड़ा सा फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं। अगर आपने डेसिमल नंबर सिस्टम को अच्छे से समझ लिया तो आगे आने वाले कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम्स होते हैं उसको आप बहुत ही आसानी से समझ लोगे। किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर एक होता है बेस, जिसको टेक्निकली हम रेडिक्स कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो हमारा बेस होता है वो होता है 10 और जितना हमारा बेस होता है उतने ही हमारे पास यहाँ पे सिंबल्स होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास 10 सिंबल होते हैं 0 से लेकर 9 तक। और सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी भी नंबर की एक्चुअल वैल्यू को निकालने के लिए जो डिजिट जिस प्लेस पे आता है, मतलब कि जो सिंबल जिस प्लेस पे आता है उसको बेस की उतनी पावर से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमने 345 का एग्जांपल लिया था, तो वहां पे 5 0 प्लेस पे है तो उसको 10 की 0 पावर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। फिर उसके अंदर एडिशन करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1, क्योंकि आपका 4 फर्स्ट प्लेस पे है, 3 आपका सेकंड प्लेस पे है तो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 टू द पावर 2 से। और इस तरीके से हमने यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 3 सिंबल्स को यूज करके 345 नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये है डेसिमल नंबर सिस्टम और उसकी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक की कहानी समझ में आई होगी, आपके कल्पना के घोड़े दौड़े होंगे और आपके दिमाग में चमका होगा कि नंबर सिस्टम की हमें जरूरत क्यों होती है और किस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम इस दुनिया के अंदर आया। आज के टाइम पे आप यूनरी नंबर सिस्टम को तो भूल ही जाओ, आज के टाइम पे रियल वर्ल्ड में हमेशा डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज किया जाता है। ये तो होगी रियल वर्ल्ड की बात। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से नंबर सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं उसको भी एकदम डिटेल में समझते हैं। कंप्यूटर के अंदर प्राइमरली 3 नंबर सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। एक को हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरे को बोलते हैं ऑक्टल और तीसरे को बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले इन तीनों की कहानी को समझते हैं कि ये तीनों आए कहाँ से। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर्स या तो 0 स्टेट में होते हैं या 1 स्टेट में होते हैं। ट्रांजिस्टर का 0 स्टेट में होने का मतलब ये है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है और ट्रांजिस्टर का 1 स्टेट में होने का मतलब है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। एकदम सिंपल सी बात है। इस चीज को एज इज उठा के हमने एक नंबर सिस्टम बना दिया और इस नंबर सिस्टम को बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में आपका बेस या फिर टेक्निकली रेडिक्स होता है 2 और इसके अंदर सिर्फ 2 ही सिंबल्स होते हैं 0 या 1। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रखा है बाइनरी के अंदर। इस नंबर को अगर मैं डेसिमल में बदल के बताऊं आपको तो इसकी वैल्यू आती है 11। तो बाइनरी तो एकदम सिंपल सा है और बाइनरी का डायरेक्ट कनेक्शन आपको देखने को मिलता है फिजिकल वर्ल्ड से। इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही है ट्रांजिस्टर्स के अंदर उसकी 2 ही स्टेट हो सकती है, इसलिए वहां पे बाइनरी नंबर सिस्टम आ गया। लेकिन अब ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहां से आए? बाइनरी नंबर सिस्टम बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम है। बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज करके आप किसी बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करोगे तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा डिजिट्स यूज करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मुझे 5,70,000 नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। इसके अंदर मेरे पास 20 डिजिट्स हैं। कंप्यूटर के लिए तो इस नंबर को प्रोसेस करना और इस नंबर को समझना बहुत ही आसान है। कंप्यूटर तो एक मशीन है। अब चाहे उसके पास एक नंबर हो, एक डिजिट हो या फिर 50 डिजिट हो, वो तो सेम तरीके से काम करेगा। लेकिन हम ह्यूमंस के लिए इतने सारे डिजिट्स को प्रोसेस करना एक साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए हमने अलग अलग डिजिट्स को कंबाइन करना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं 3 डिजिट को कंबाइन करता हूं तो उसको बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। यहाँ पे बाइनरी के अंदर मैं 3 बिट्स को कंबाइन कर देता हूं तो वो हो गया आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। 3 बिट्स को कंबाइन करके मैक्सिमम क्या वैल्यू आती है? आपकी मैक्सिमम वैल्यू आती है 7। 111 मतलब कि 7। और टोटल नंबर्स हमारे पास होते हैं यहाँ पे 8। 0 से लेके 7 तक मतलब कि 8 नंबर्स। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपका जो बेस होता है वो होता है 8
और आपके पास यहाँ पे 8 सिंबल्स होते हैं 0 से लेके 7 तक। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। अगर मैं 4 बिट्स को कंबाइन कर देता हूं तो उसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। 4 बिट्स को कंबाइन करके आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आती है? 15। 1111 इज 15। और आपके पास जो टोटल नंबर होते हैं वो होते हैं 16, 0 से लेके 15 तक। तो हेक्साडेसिमल में जो आपका बेस होता है वो होता है 16 और आपके पास यहाँ पे 16 सिंबल्स होते हैं। अब 16 सिंबल्स क्या क्या होते हैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। 0 से लेके 9 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। लेकिन 10 को मैं सिंबल की तरह यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैं 10 को सिंबल की तरह यूज़ करूंगा तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो 10 है या फिर 10 है। इसीलिए 10 से लेके 15 तक हम लोगों ने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। A, B, C, D, E, F। A आपका होता है 10 और F होता है आपका 15। तो हेक्साडेसिमल के अंदर आपके पास टोटल 16 सिंबल्स होते हैं। 0 से लेके 9 तक तो आपके पास मैथमेटिकल डिजिट्स हैं और उसके बाद आपके पास यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैरेक्टर्स हैं A to F। ठीक है, और ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेते हैं और आप लोग इन तीनों नंबर सिस्टम को एकदम रिवाइज कर लो, आपको बहुत काम आने वाला है ये आगे जाके। इसके बाद हमें ये समझना है कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करता है। मान लो आपके पास एक नंबर है जिसका बेस है x और आपको उस नंबर को कन्वर्ट करना है बेस y के अंदर। तो कैसे करोगे, इसका आइडिया क्या है? सबसे पहले आप बेस x से उठा के उसको आप बेस 10 में कन्वर्ट करोगे और फिर बेस 10 से आप बेस y में कन्वर्ट करोगे। तो बेस 10 एक तरीके से आपके लिए बीच का स्टेप है। किसी भी नंबर सिस्टम से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में जाने के लिए आप सबसे पहले उसको बेस 10 में लेके आते हो। बेस 10 में लाने के बाद आप उसको बेस y में लेके जाते हो। इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। तो किसी भी नंबर सिस्टम से बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जो हमने 345 के लिए यूज़ किया था वही यहाँ पे प्रोसेस है। जो भी डिजिट जिस प्लेस पे आता है आपको उसको रेडिक्स की उतनी पावर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक बाइनरी नंबर है इस तरीके से। अब इसमें सबसे लास्ट में जो भी डिजिट है उसको 2 to the power 0 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो उसका आगे वाला डिजिट है उसको 2 to the power 1 से मल्टीप्लाई करना है और जो सबसे एंड में सबसे राइट में आपका जो डिजिट है उसको उसकी उतनी पावर से मल्टीप्लाई करना है जो उसका नंबर है, जो उसका प्लेस है। अब मैं ये रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ ये तो ग्रीन स्क्रीन के सामने हो रही है यहाँ पे, तो पीछे एनिमेशन क्या चल रहा है वो तो बाद में बनाया जाएगा, बट मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल है। तो जो मेरे पास यहाँ पे बाइनरी नंबर है अगर उसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो 2 की उतनी पावर से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा और लास्ट में सबको ऐड कर दूंगा। तो इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उसका वैल्यू निकल के आता है ये। ठीक है, अब ये जो वैल्यू निकल के आई है ये हमारी बीच की वैल्यू है। अब मुझे इस नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जो हमारा स्टार्टिंग बेस था वो था 2 और 2 बेस से हमें यहाँ पे 16 बेस में जाना है। तो 2 से हम यहाँ पे 10 पे तो आ गए। अब 10 से हम 16 पे कैसे जाएंगे? तो वहां पे 2 बेस से 10 पे आने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जो भी मेरे पास यहाँ पे डेसिमल नंबर निकल के आया है उसको मैं 16 से डिवाइड करता जाऊंगा। और मुझे यहाँ पे कब तक डिवाइड करना है? मुझे यहाँ पे तब तक डिवाइड करना है जब तक कि मेरा क्वोशंट उसके सिंबल्स की रेंज में नहीं आ जाता। हेक्साडेसिमल में आपके पास 16 सिंबल्स होते हैं, तो आपको यहाँ पे तब तक डिवाइड करना है जब तक कि आपका क्वोशंट 16 से कम नहीं हो जाता। तो ठीक है, इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डिवाइड करा, ठीक है, क्वोशंट ये आ गया, रिमाइंडर ये आ गया, फिर हमने दोबारा डिवाइड किया, फिर हमने तिबारा डिवाइड किया। और इस तरीके से जब हम इसको डिवाइड करते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिसके बाद ये और डिवाइड नहीं हो सकता। हमारा क्वोशंट यहाँ पे 16 से कम हो गया। ठीक है, डिवीजन के बाद हमें यहाँ पे आंसर मिल जाता है। आंसर क्या होता है? आंसर को पढ़ने के लिए हमें यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले जो क्वोशंट हमारा बचा है उसको हम लिखेंगे सिंबल के फॉर्म में, उसका जो भी सिंबल है उसको लिखेंगे और उसके बाद जो भी हमारे रिमाइंडर्स है उसको सिंबल के फॉर्म में लिख देंगे। तो जो हमारा बाइनरी नंबर था, बाइनरी नंबर ये था, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया तो ये आया। फिर डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करा तो ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे एक बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्जन कर दिया।
इसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है जो कि आपके ऑक्टल में है, आपको इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसको कन्वर्ट करके नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया है ये बेसिक मैथमेटिक्स है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये सब पहले से आता होगा। कुछ लोग इस चैनल पे यहाँ पे ये सोच के आए होंगे कि यार यहाँ पे जावा सीखेंगे हम लोग, पर ये बंदा तो यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स बता रहा है। ऐसा क्यों है? हमें यहाँ पे एक्चुअल में तो जावा ही सीखनी है, पर मैं आपको यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ ये कंप्यूटर साइंस के एकदम फंडामेंटल टॉपिक्स हैं। वैसे तो अगर मैं ये सब नहीं बताता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यहाँ पे 10 साल हो गए कोड करते करते, लेकिन आज तक मैंने इन चीज़ों को कभी भी कोड में नहीं यूज़ किया। हमें भी ये सब पढ़ाया गया था। मैंने खुद इंजीनियरिंग कर रखी है, तो इंजीनियरिंग में हमें नंबर सिस्टम्स के बारे में बताया गया था। पर जब हम बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, कंपनीज में काम करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी पड़ती। जावा के अंदर इन सब चीजों का पहले से कोड लिखा हुआ है, हमें ये सब नहीं करना पड़ता। और अगर आज के टाइम पे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे नंबर सिस्टम कन्वर्जन या फिर डेसिमल से अगर आपको बाइनरी में बदलना है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बदलना है, तो आपको गूगल पे ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी जो आपको ये कन्वर्जन करके दे देंगी। पर इसको बताने के पीछे एक कहानी है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको समझ के आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। जब हम बिल्डिंग को बनाते हैं ना, तो बिल्डिंग को बनाने से पहले हम उसकी सबसे पहले नींव तैयार करते हैं। जमीन को खोदते हैं और उसके अंदर हम कंक्रीट को डालते हैं, बाकी चीज़ों को डालते हैं, ताकि हमारी ज़मीन के ऊपर जो बिल्डिंग बन रही है वो स्ट्रांग बने। उसी तरीके से जब तक आपके यहाँ पे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे, आपको आगे के कंसेप्ट को सीखने में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो। ठीक है, एक पॉइंट तो ये है। और दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत ही थोड़ा सा ब्रॉड स्कोप का पॉइंट है, आप जरा समझने की कोशिश करना। जिस भी बंदे ने ऑनलाइन कन्वर्टर बनाया होगा वो बंदा अपनी वेबसाइट से यहाँ पे इनकम अर्न कर रहा है। उस बंदे ने यहाँ पे गूगल एड्स से इंटीग्रेट कर लिया और उसके वेबसाइट पे जो भी ट्रैफिक आता है, गूगल उसको ट्रैफिक के हिसाब से पैसे देता होगा। जैसे कि यूट्यूबर्स जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं उसको व्यूज के हिसाब से पैसे मिलते हैं, उसी तरीके से जो भी वेबसाइट्स हैं उसके अंदर आप गूगल एड्स को इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको व्यूज के हिसाब से पैसे मिलेंगे। अब उस बंदे के यहाँ पे फंडामेंटल्स क्लियर थे जिसने एक ऑनलाइन कन्वर्टर बना के हमें दे दिया। तो जब तक आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप बड़ा नहीं सोच पाओगे। जब आपके बेसिक क्लियर हो जाते हैं उसके बाद आपका दिमाग खुल जाता है और आप बड़ी कल्पनाएं करना शुरू कर देते हो। इसके बाद सबसे लास्ट में हमें यहाँ पे एक चीज और समझनी है, वो है टूज कॉम्प्लीमेंट। अब टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? टूज कॉम्प्लीमेंट का लेना देना यहाँ पे मैथमेटिक्स से नहीं है। ये टॉपिक आपके जावा से रिलेटेड है। और कैसे रिलेटेड है मैं आपको अभी बताता हूँ। जावा के अंदर हमने कुछ वीडियोस पहले डाटा टाइप्स के बारे में बात करी थी और वहाँ पे हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप्स होते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स होते हैं। जावा के अंदर जब हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है इंटीजर a इक्वल टू 10। अब ये जो मेरा वेरिएबल है मैं तो इसको इस तरीके से अपने कोड में डिक्लेयर कर दूंगा, लेकिन ये जो 10 है ये अंदर जाके कैसे स्टोर होता है, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है। जब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो जावा यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म को यूज करता है। अब टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? टूज कॉम्प्लीमेंट का एल्गोरिथम बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपका नंबर पॉजिटिव है, मतलब कि अगर आपका नंबर 0 से बड़ा है, तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो और रिटर्न कर दो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे नंबर 10 है, 10 आपका पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो आएगा 1010, तो 10 का टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया 1010। ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन कहानी बदल जाती है नेगेटिव नंबर्स में। तो नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट बहुत ही अच्छा तरीका है। और उस तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में अगर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके बाद प्रोसेसिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। हम प्रोग्रामर्स के लिए तो प्रोसेसिंग करना वैसे ही आसान है, हमें तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं होता। हमें तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना है और हमें यहाँ पे ऑपरेशंस यूज करना है। जैसे कि अगर मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा, इंटीजर a इक्वल टू 10, इंटीजर b इक्वल टू 20, इंटीजर c इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एडिशन परफॉर्म कर दिया। हमारे लिए तो बहुत आसान है, बट जो हमारा हार्डवेयर होता है या फिर जो जावा है उसके लिए भी तो चीजें आसान होनी चाहिए ना। और जावा के लिए चीजों को आसान करने के लिए जावा टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉजिटिव नंबर के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट वही होता है जो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे 10 एक पॉजिटिव नंबर है, 10 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1010। लेकिन अब आप एज्यूम करो कि मेरे पास यहाँ पे -10 है, तो -10 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा?
नेगेटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 10, उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो आता है हमारे पास 1010। फिर हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट का सिंपल सा मतलब है 0 को 1 बना दो, 1 को 0 बना दो। तो 1010 को अगर मैं 01 को उल्टा कर दूंगा तो यहाँ पे आएगा 0101। तो यहाँ पे मैंने 1010 को उल्टा कर दिया तो मेरे पास आ गया 0101। ठीक है, ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसके अंदर हमें यहाँ पे 1 नंबर को ऐड करना है। तो अगर मैं इसके अंदर 1 को ऐड करूंगा तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 0110। तो -10 का जो टूज कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है 0110। टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म को यूज करके जावा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को दोनों को एक सेम तरीके से कंप्यूटर के बाइनरी मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सकता है। और टूज कॉम्प्लीमेंट में अगर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके बाद नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन करना बहुत आसान हो जाता है। इसके अंदर एक बात और समझने की है, टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है वो आपके नंबर के साइन को दिखाता है। यहाँ पे मेरे पास 10 है, 10 का जो टूज कॉम्प्लीमेंट निकल के आता है वो आता है 1010। यही इसकी बाइनरी फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास -10 है, इसका जो टूज कॉम्प्लीमेंट निकल के आता है वो आता है 0110। ये तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट है। अब इंटीजर जो होते हैं जावा के अंदर वो 32 बिट्स के होते हैं। तो पॉजिटिव नंबर में जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा वो हमेशा 0 होगा, और 0 को देख के जावा को ये पता चलता है कि वो एक पॉजिटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर्स के केस में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होंगे वो हमेशा 1 होंगे, और 1 को देख के जावा को ये पता चलता है कि एक नेगेटिव नंबर है। तो इस तरीके से जावा के अंदर इंटीजर को तो 32 बिट्स की तरह माना जाता है, बट उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो सिर्फ 31 बिट्स में स्टोर होती है, और जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है वो नंबर के साइन को दिखाता है। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक और होमवर्क है। यहाँ पे मेरे पास एक डेसिमल नंबर है जिसका वैल्यू है 5666। ठीक है, आपको इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। पोस्ट करके बताओ। अगर आपको जो भी मैंने बातें बताई हैं सारी समझ में आई है तो आप इसको ऐसे करके टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे। ऑनलाइन तो बहुत सारे कन्वर्टर्स हैं आपके पास, आप गूगल पे सिंपल सा सर्च कर लो कन्वर्ट दिस नंबर टू टूज कॉम्प्लीमेंट, गूगल ही आपको आंसर दे देगा। गूगल खुद इतना समझदार हो गया है, उसके अंदर AI इंटीग्रेशन हो गया है, तो वो तो 1 सेकंड में निकाल के दे देगा। बट आपके फंडामेंटल भी तो क्लियर होने चाहिए, आपको भी तो समझ में आना चाहिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो नंबर सिस्टम्स के बारे में बात करी है आपको समझ में आए होंगे। ये बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं। वैसे तो मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोई भी जरूरत नहीं थी, बट मुझे लगा कि आप लोगों के बेसिक क्लियर होने चाहिए। जब आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे आप उसके बाद जितनी ऊंची इमारत है उतनी ऊंची इमारत बना सकते हो। जितने ज़्यादा आपकी नींव स्ट्रांग होगी आप उतना ही ऊपर जाओगे। अगर आज की वीडियो को लेके कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को क्लिक करते हुए जाओ। इस वीडियो को शेयर करो। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं आपके पास, सारे प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को शेयर करो। जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। शायद आप में से कोई हो जिसको ये वीडियो अभी तक नहीं मिला हो और उसको कोडिंग के बारे में इंटरेस्ट हो, कोडिंग सीखने के बारे में इंटरेस्ट हो। और जिस तरीके से हम इस चैनल पे जावा को सीख रहे हैं, हम सारी चीज़ों को यहाँ पे रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने नंबर सिस्टम को समझने से पहले हमने उसको सबसे पहले रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करा कि ये पृथ्वी जो हमारा ग्रह है इसके ऊपर हम कितने सालों से रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, और हमें नंबर सिस्टम की क्यों ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। टेक केयर एंड गुड लक टू यू।